तो आज की क्लास है हमारी एक्सेलरेशन के ऊपर, त्वरण पर, है ना। आज हम त्वरण को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि त्वरण है क्या। तो एक्सेलरेशन या त्वरण पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे फर्स्ट में पढ़ा था क्या, विस्थापन, ठीक, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इन्हीं से रिलेशन बनता है किसका, एक्सेलरेशन का, त्वरण का। तो विस्थापन हमने क्या पढ़ा कि जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, जब कोई गतिमान वस्तु एक निश्चित दिशा में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, यह बिंदु ए पर है और एक विशेष दिशा में वह बिंदु बी पर पहुंच गई, है ना। यहां पर कोई वस्तु है बिंदु ए पर, यह वस्तु एक विशेष दिशा में गति करती हुई बिंदु बी पर पहुंच गई। तो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसको हमने क्या कहा, विस्थापन, ठीक है। उसने हमने कहा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। अब विस्थापन में केवल हम किसकी बात कर रहे हैं, दूरी की, है ना। वस्तु क्या है, स्थिति में परिवर्तन कर रही है, मतलब कुछ दूरी तय करती है तो उसकी स्थिति बदल जाती है। तो इसमें हमने बात की केवल और केवल किसकी, दूरी की। तो दूरी का मात्रक मीटर, ठीक है। तो विस्थापन का मात्रक क्या बन गया, मीटर बना, ठीक है। ये हो गया विस्थापन। फिर इसके बाद हमने देखा कि जब कोई वस्तु गति कर रही है, जब गतिमान वस्तु एक विशेष दिशा में अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वह किसी ना किसी वेग से परिवर्तन कर रही है, ठीक है। मतलब वह क्या कर रही है, दूरी तय कर रही है। कोई वस्तु जब एक दूरी तय कर रही है तो वह प्रति सेकंड में कितने की दूरी तय कर रही है, उसके लिए हमने पढ़ा वेग को। उसके लिए हमने क्या पढ़ा, वेग को, जिसको हमने कहा वेलोसिटी, वेलोसिटी, है ना। हमने कहा वेग। तो वेग क्या है, जब कोई वस्तु, ठीक, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो हो लेकिन एकांक समय में वह कितनी दूरी चल रही है। जैसे कि फर्स्ट सेकेंड में वह चली 2 मीटर, ठीक है। दूसरे सेकेंड में वह चली 3 मीटर, तीसरे सेकेंड में वह चली 6 मीटर, इस तरह चौथे सेकेंड में वह चली 5 मीटर, ठीक। ऐसे हमने देखा कि कोई वस्तु प्रति सेकेंड अलग अलग दूरियां तय कर रही है, ठीक है। तो इन दूरियों को मेजर करने के लिए कि वह 1 सेकंड में कितनी दूरी चल रही है, इन दूरियों को मेजर करने के लिए हमने समय को जाना कि हम समय के सापेक्ष दूरी को देख सकते हैं कि समय के सापेक्ष कोई वस्तु प्रति सेकंड, है ना, समय के सापेक्ष कितनी दूरी तय कर रही है। इसके लिए हमने दिया वेलोसिटी और इस दूरी को हमने किसके सापेक्ष देखा, समय के सापेक्ष। इस दूरी को, दूरी मीन्स मीटर, दूरी का मापन हम मीटर से करेंगे, इसको हमने देखा समय के सापेक्ष। तो इसका मात्रक बन गया मीटर प्रति सेकंड, है ना। मतलब वस्तु जो है, कोई गतिमान वस्तु एक विशेष दिशा में एकांक समय में कितनी दूरी तय कर रही है, एकांक समय मतलब प्रति सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर रही है, इसकी जानकारी के लिए हमने वेग पढ़ा, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं हम वह है एक्सेलरेशन या त्वरण, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले हैं वह है त्वरण या एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण है क्या, त्वरण है किसी गतिमान वस्तु के, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु है तो उस गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, है ना। अभी तक हमने क्या जाना, विस्थापन में हमने जाना कि कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक चल रही है। वेग में हमने जाना कि प्रति सेकंड में वह कितनी दूरी तय कर रही है। अब जब दूरी तय कर रही है तो उसका वेग बदल सकता है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि वह एक समान वेग से, और एक समान वेग से भी यदि चल रहा है तो भी त्वरण की आवश्यकता होगी, और यदि असमान वेग से चल रहा है तो भी त्वरण की आवश्यकता होगी। मतलब कहें कि यदि वस्तु 1 सेकंड से अधिक दूरी तय कर रही है, मान लेते हैं कोई वस्तु है वह 1 सेकंड की दूरी तय की, है ना, तो उसका तो वेग बन गया कि भाई वो, मान लेते हैं 1 सेकंड की दूरी किसी वस्तु ने एक सेकंड तक की ही दूरी तय की, उसको समय लगा केवल 1 सेकंड और वह चली 4 मीटर तक, है ना। तो यही उसका वेग हो गया कि वह 1 सेकंड में 4 मीटर चली, उसका फाइनल पॉइंट पर वह बिंदु पहुंच गई। लेकिन जब यह रास्ता बहुत अधिक हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत अधिक हो, विस्थापन बहुत अधिक हो, तो हम उसका प्रति एकांक समय पर विस्थापन निकालेंगे कि प्रति एकांक समय पर वह कितनी दूरी चल रही है। तो प्रति एकांक समय पर जब निकालेंगे तो अब 1 सेकंड तो नहीं होगा, अब समय बहुत अधिक हो सकता है, कई घंटे हो सकते हैं, 6 घंटा 8 घंटा हो सकता है। तो जब हम प्रति सेकंड का त्वरण निकालना चाहें, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, एक असमान त्वरण मिलेगा, क्योंकि वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, कहीं वस्तु का वेग बहुत अधिक होगा, कहीं बहुत कम हो जाएगा।
तो हमें क्या मिलेगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन मिलेगा। तो समय के सापेक्ष वस्तु के वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। यह 1 सेकेंड में वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है प्रति सेकेंड, है ना, यह 1 सेकेंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन को उसका त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक को हम कैसे लिखेंगे बताओ। प्रति सेकेंड वेग में परिवर्तन, तो वेग कितना है, वेग है मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर प्रति सेकेंड बटे सेकेंड। ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि चाहे हम विस्थापन में समय हम नहीं देख रहे हैं, विस्थापन में केवल स्थिति में परिवर्तन देख रहे हैं। वेग में हम समय देख रहे हैं कि प्रति सेकेंड कितने मीटर से चल रही है, त्वरण में हम देख रहे हैं कि प्रति सेकेंड कितना वेग है या वेग में परिवर्तन कितना है। ठीक है, तो त्वरण में हम क्या देख रहे हैं, समय के सापेक्ष। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो मात्रकों को याद रखना है। विस्थापन का मात्रक मीटर है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, तथा त्वरण का मात्रक मीटर सेकेंड की पावर -2 है। ठीक, अब बात करें त्वरण की, तो त्वरण हम देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी गतियों का कई गतियां देखते हैं हम, और जिन गतियों को भी हम देखते हैं तो उनमें से अधिकांश गतियां कैसी गतियां होती हैं, परिवर्ती गतियां होती हैं, असमान गतियां होती हैं। जैसे कि जब हम मोटर वाहन से चलें, ठीक है, मोटर वाहन की गति का हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि कहीं पर मोटर वाहन का वेग बहुत अधिक होता है तो कहीं पर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, कहीं पर वेग बहुत अधिक है मोटर वाहन का, कहीं पर बहुत कम है, मतलब वेग में परिवर्तन है, कहीं अधिक कहीं कम। तो यही वेग में परिवर्तन क्या उत्पन्न करता है, त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, ये जो वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन को हम कहते हैं त्वरण। जब समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन हो तो वह कहलाता है त्वरण, है ना। तो बात शुरू करते हैं त्वरण से। त्वरण है क्या, प्रति एकांक समय में नोट करते जाएं, कॉपी पेन निकाल लें। प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ठीक है, समय के सापेक्ष इसका हम भाग लगा देते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो हमें निकल जाता है त्वरण। तो मान लेते हैं कि समयांतराल या समय t1 पर वस्तु का वेग v1 है, यहां पर हमने लिख लिया समय और यहां पर हमने लिख लिया वेग। तो t1 समय पर वस्तु का वेग v1 तथा t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, अंतिम वेग मतलब v2 माइनस प्रारंभिक वेग मतलब v1। और वेग कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे, डिवाइड बाई t2 माइनस t1। समय कितना, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। तो त्वरण ए एक्सेलरेशन, त्वरण भी कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो ये हो गया त्वरण। अब त्वरण का हम मात्रक निकालें, तो त्वरण का मात्रक हम बता ही चुके हैं, है ना। यह है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये यहीं से निकल जाएगा, है ना। कहां से, वेग में परिवर्तन, तो चाहे वेग में परिवर्तन हो, चाहे प्रारंभिक वेग हो, चाहे अंतिम वेग हो, या फिर वेग हो, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो जब विस्थापन बटे समय लिखेंगे, नीचे बटे समय है तो विस्थापन का मीटर, ठीक है, और विस्थापन बटे समय मतलब मीटर बटे सेकेंड, ये बन गया इसका मात्रक। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब इसको मिटाते हैं ना। अब बात करते हैं विमेय सूत्र के ऊपर। अब इसका विमेय सूत्र देख लें त्वरण का। तो विमेय सूत्र कहां से निकालेंगे, विमेय सूत्र कहां से निकालेंगे बताओ। विमेय सूत्र निकालो, क्या लिखा है, विस्थापन बटे वेग में परिवर्तन, मतलब वेग बराबर विस्थापन बटे समय और बटे समय, है ना। विस्थापन बटे समय मतलब मेन बटा कौन सा है, ये वाला, तो इसके बटे में कुछ नहीं, एक मान सकते हैं, पलट के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विस्थापन बटे समय। अब ये जब मेन डिवाइड इनटू में होगा
तो समय बटा 1 तो क्या बन जाएगा, 1 बटा समय, है ना। ठीक, इसको बता देते हैं इजिली। तो विस्थापन का क्या है, विस्थापन को किससे मेजर करेंगे, विस्थापन मीन्स L, है ना। विस्थापन को चूंकि mlt के पदों में लिखेंगे तो विस्थापन क्या कहलाया जाएगा, लंबाई। ठीक, बटे समय मतलब t इंटू टी, तो ये L और नीचे क्या बना टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले आओ तो बन जाएगा LT माइनस 2, MLT के पदों में लिख देंगे तो बन जाएगा m0 LT की पावर माइनस 2। ये हो गया विमेय सूत्र। ठीक है, और त्वरण कैसी राशि है, त्वरण है सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश, क्योंकि विस्थापन के बाद हमने वेग पढ़ा तो विस्थापन सदिश राशि, है ना। और विस्थापन सदिश राशि तो वेग भी सदिश राशि, और जब वेग सदिश राशि तो त्वरण भी सदिश राशि होगी। ठीक, अब बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण की। धनात्मक त्वरण, है ना, धनात्मक त्वरण, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, धनात्मक त्वरण। ठीक, त्वरण दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। तो इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो धनात्मक त्वरण क्या किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु का वेग, है ना। अब धनात्मक त्वरण, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन। ठीक है, अब धनात्मक कब होगा, जब वेग में परिवर्तन कैसा हो, वेग में वृद्धि हो, जब वेग में वृद्धि हो, वेग में परिवर्तन कैसा हो, वृद्धि का। तो जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं धनात्मक त्वरण। और जब समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। जैसे अब धनात्मक त्वरण को कब कहेंगे, मान लेते हैं कोई वस्तु है जो कि मुक्त आकाश से, स्वतंत्र आकाश से नीचे की ओर गिराई जाती है किसी वस्तु को। ठीक, ऊपर से हम नीचे गिरा रहे हैं तो क्या होगा, प्रति सेकंड वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा, प्रति सेकंड वस्तु का वेग बदलेगा। जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन नीचे गिरती है ना, ऊपर से आकाश से नीचे की ओर गुरुत्व के अधीन गिरती है, तो उस वस्तु का वेग प्रति सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग बढ़ता है। तो इस प्रकार उसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो जाएगा, तो त्वरण हो जाएगा इसका कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई वस्तु है जो कि मुक्त आकाश से नीचे गिर रही है तो उसका वेग लगातार बढ़ता है। इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण को धनात्मक त्वरण कहते हैं, और इस धनात्मक त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किंतु जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाए, ठीक है, ऊपर फेंका जाए, मतलब अब क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। तब अब क्या करेंगे, किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे। तो जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है, हम जानते हैं कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग कम होने लगता है और अंततः उसका वेग शून्य हो जाता है। पुनः जब जिस बिंदु पर उसका वेग शून्य होता है उस बिंदु से वह पुनः गुरुत्व के अधीन नीचे गिरना शुरू कर देती है। ठीक है, या वह नीचे गिरने लगती है। तो जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रति सेकंड उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसका वेग क्रमशः घटने लगता है, और उसका वेग कितना घटने लगता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसका त्वरण क्रमशः कम होने लगता है। तो इस प्रकार इसमें उत्पन्न त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और हम ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। ठीक है, ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन भी कहते हैं। बात समझ आई। ठीक है, अब चलते हैं त्वरण के प्रकार। अब देखो, है ना, अब यहां से बात शुरू होगी हमारी। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था त्वरण का, अब बात शुरू करते हैं त्वरण के प्रकारों की। तो त्वरण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने चाल पढ़ा। ठीक, चाल दो प्रकार के थे, कौन कौन से बताओ, एक समान चाल और परिवर्ती या असमान या वेरिएबल स्पीड, है ना। फिर हमने पढ़ा क्या, वेग। तो वेग भी दो प्रकार का था, एक समान वेग, परिवर्ती वेग।
अब हम पढ़ेंगे त्वरण। तो त्वरण भी कैसे कितने होंगे, एक समान त्वरण और असमान त्वरण, है ना। तो अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण एक्सेलरेशन, है ना। तो पहला प्रकार है इसका एक समान त्वरण। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण किसे कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण मतलब जब कोई वस्तु समान समयांतराल में, किसी वस्तु में जब समान समयांतराल में उसके वेग में परिवर्तन समान हो, ठीक है, या किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण तब कहते हैं यदि समान समयांतराल में वेग में परिवर्तन समान हो, वेग में परिवर्तन बिल्कुल समान हो, तो हम उसे कहेंगे एक समान त्वरण, है ना। चाहे समयांतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो जब एक समान त्वरण की बात करेंगे तो चाहे हम 1 सेकंड पर देखें या 1 माइक्रो सेकंड पर देखें या 1/10 सेकंड पर देखें या 1/5 सेकंड पर देखें या 1/20 सेकंड पर देखें, वस्तु का त्वरण बिल्कुल एक समान होना चाहिए। 1 सेकंड तो बहुत बड़ी राशि है ना, 1 सेकंड तो बहुत बड़ा समय है। 1 सेकंड का हम 10वां भाग भी देखें तो हमें क्या दिखे, उसमें वेग में परिवर्तन बिल्कुल एक समान दिखे, तो हम कहते हैं वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है ना। तो एक समान त्वरण को समझने के लिए अब समयांतराल इसमें चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक समान त्वरण मान लेते हैं कोई वस्तु है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको जाना है या जा रही है या जा चुकी है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि प्रति सेकंड, है ना, 1 सेकंड पर वह 2 मीटर चली, 2 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग है। दूसरे सेकंड पर उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे सेकंड पर भी उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। चौथे सेकंड पर भी उसका वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। पांचवें सेकंड पर भी है उसका वेग कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड। और छठवें सेकंड पर भी उसका वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड पर, हर एक सेकंड पर, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, 1 सेकंड फिर 2 सेकंड, वैसे वैसे वेग में परिवर्तन बिल्कुल एक समान है। वेग में परिवर्तन ना तो वेग बढ़ रहा है ना तो वेग घट रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन एक समान है। वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, मतलब वेग बिल्कुल एक समान है। तो इस कंडीशन पे वस्तु जब गति कर रही होती है तो उस वस्तु की गति को हम, है ना, जब वह वस्तु गति कर रही होती है तो वह कहते हैं कि वह वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है। अब जब एक आता है असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण या वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो औसत त्वरण क्या, असमान त्वरण जब समान समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन अलग अलग हो। जैसे कि वस्तु ए फ्रॉम बी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, और पहले सेकंड में वस्तु चली 2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड में वस्तु चली 6 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे सेकंड में वस्तु चली 8 मीटर प्रति सेकंड। चौथे सेकंड में वस्तु चली 6 मीटर प्रति सेकंड। पांचवें सेकंड में वस्तु चली 12 मीटर प्रति सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि प्रति सेकंड क्या हो रहा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन हो प्रति सेकंड तो हम असमान त्वरण देखते हैं, और असमान त्वरण में हम, यदि त्वरण असमान है तो इसमें हम औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करें। 2 प्रकार के असमान त्वरण के 2 प्रकार। यदि त्वरण असमान है तो हम इसमें देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन औसत त्वरण तथा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तात्क्षणिक त्वरण। तो पहला है औसत त्वरण। तो औसत त्वरण क्या है, औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन औसत त्वरण तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और कुल समयांतराल के अनुपात को हम औसत त्वरण कहते हैं। मतलब जो हम क्या पढ़े थे, औसत त्वरण, है ना, औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, वस्तु के वेग में परिवर्तन। तो हमने त्वरण में पढ़ा था वस्तु के वेग में परिवर्तन v2 माइनस v1 बटे समयांतराल t2 माइनस t1, या इसको हम लिखते हैं क्या, डेल v बटे डेल t। एवरेज एक्सेलरेशन को, औसत त्वरण को, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 इक्वल डेल v बाई डेल t। ठीक, अब इसके बाद आता है औसत के बाद तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक
त्वरण। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। तो किसी क्षण विशेष पर त्वरण, मतलब पलक झपकने वाली जगह तात्क्षणिक त्वरण मीन्स बहुत कम समय, एक माइक्रो सेकेंड का भी समय, मतलब हम 1.345 सेकेंड पर भी हम उस वस्तु के वेग को बदला सकें, ठीक है, वह तात्क्षणिक त्वरण। उसका 1.733 सेकेंड पर भी उसका त्वरण कितना है, यहां तक का मेजर किया जा सके, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम तात्क्षणिक त्वरण का उपयोग करते हैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन या औसत त्वरण हमें क्या देता है? जब वस्तु एक लंबी दूरी तय कर चुकी होती है तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है कि वस्तु एवरेज इतने मीटर प्रति सेकेंड से क्या कर रही है, कि गति कर रही है, या वस्तु का त्वरण इतना मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। लेकिन इतना मीटर, अच्छा, त्वरण को क्या लिखेंगे? इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन जब वस्तु एक किसी पार्टिकुलर टाइम पे उसका त्वरण देखा जाए, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, मतलब 1 सेकेंड का 10वां भाग भी या 1 ही सेकेंड पर हम देखा जाए, तो उस पर उस समय जो त्वरण होगा वह कहलाएगा तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण को हम लिखते हैं क्या? ए इंस्टेंटेनियस या ए इंस्टा, ठीक है। ए इंस्टा कैसे निकलता है बताओ? हमने बताया था इसके पहले वीडियो में, हम लिमिट रखते हैं डेल टी डैश टू 0, है ना, डेल टी अप्रोच टू 0, और इधर लिख देते हैं डेल वी बाई डेल टी, है ना, मतलब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं डेल वी बाई डेल टी में। तो ये डेल टी का मतलब क्या है? समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, मतलब समझ लो कि एकदम माइक्रो सेकेंड वाला समय, बहुत कम समय है, और इतना कम समय है कि वह समय अप्रोच टू 0, लगभग 0 के बराबर है, 0 है नहीं लेकिन लगभग 0 के बराबर है। तो उस समय जो डेल्टा टी हुए, जो समय है, वह क्या बन जाता है? वह बन जाता है डी टी, है ना। जो अल्प समय, जो डेल्टा टी है, वह बहुत अति अल्प समय बन जाता है डी टी, और अति अल्प समय को हम डी टी लिखते हैं, और अति अल्प समय पर वेग भी कितना हो जाएगा? डी वी, ए इंस्टा, ठीक है। तो ये है फार्मूला तात्क्षणिक त्वरण निकालने का, और ये है फार्मूला औसत त्वरण निकालने का, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा ग्राफ से समझें तो हम ये क्या है? वी डी वी बाई डी टी क्या है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। क्या है? समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन है त्वरण, ठीक है, या तात्क्षणिक त्वरण, ठीक। समय के अल्प समय के सापेक्ष अल्प वेग में अल्प परिवर्तन होगा, उसको कहेंगे तात्क्षणिक त्वरण। तो ये है, तो हम v व t के मध्य ग्राफ खींचें, v व t के मध्य ग्राफ, ठीक। v और t के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इधर ले लिया हमने टाइम, इधर ले लिया हमने v, है ना। तो एक हमने ऐसा वक्र बना दिया। तो हम देखते हैं कि इस वक्र पर यदि हम यहाँ पे टेंजेंट बनाएं इस स्लोप पर, तो यहाँ पे मिलेगा हमें थीटा मान, फिर यहाँ पर बनाएं तो यहाँ पे मिलेगा हमें ये थीटा, फिर यहाँ पे बनाएं तो हमें मिलेगा ये थीटा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ रहा है। मतलब क्या बढ़ रहा है? मतलब वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है, ठीक है, वस्तु का त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण ऊपर की ओर जा रहा है ना। चूंकि समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन क्या है? बढ़ रहा है, तो त्वरण भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये है ग्राफ, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम लगाते हैं सवाल, ठीक। तो ये समझ में आया, औसत त्वरण जब हम निकालेंगे तो v2 माइनस वी वन बाई d2 माइनस t1, और जब तात्क्षणिक त्वरण निकालेंगे, किसी क्षण विशेष पर जब त्वरण निकालेंगे तो t के सापेक्ष वेलोसिटी वेग का अवकलन कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक दो ठो सवाल लगा लेंगे इससे, ठीक है, एक दो सवाल लगा ही लें। तो पहला सवाल है इसका, v इक्वल टी क्यूब माइनस 2t, हाँ। तो हमें इसमें पूछ रहा है कि औसत त्वरण ज्ञात कीजिए, औसत त्वरण t बराबर 0 व t बराबर 3 पर, ठीक है। औसत त्वरण ज्ञात करना है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु t बराबर 0 पर व t बराबर 3 पर, t पर त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना, त्वरण ज्ञात कीजिए, ठीक। तो जब एक लंबे समय के लिए, जैसे t बराबर 0 से t बराबर 3 पर एक लंबा समय है, उस समय के लिए
जो हम निकालेंगे, जो त्वरण निकलेगा वह होगा औसत त्वरण, ठीक है, वह निकलेगा औसत त्वरण। और जब पार्टिकुलर टाइम पे t बराबर 0 पर, t बराबर 3 पर जो त्वरण निकलेगा पार्टिकुलर टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर, वह होगा तात्क्षणिक त्वरण। तो चलिए त्वरण कैसे निकालेंगे। त्वरण A इक्वल क्या है, dv बाई dt, ठीक है, त्वरण क्या है, dv बाई dt। तो d बाई dt, v की वैल्यू रख दो t क्यूब माइनस 2t। अब इसका अवकलन कराओ, तो अवकलन t के सापेक्ष t का, t की पावर n मतलब n पहले आ जाएगा, t 3 माइनस 1 मीन्स 2 माइनस 2t मतलब माइनस 2t का हो जाएगा 1, है ना, x के सापेक्ष x का 1 तो t के सापेक्ष t का 1, ये हो गया त्वरण। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। अब हमें t बराबर 0 पर निकालना है त्वरण और t बराबर 3 पर निकालना है। तो t बराबर 0 पर कैसा त्वरण निकालना है, तात्क्षणिक त्वरण निकालना है, मतलब a इंस्टा तात्क्षणिक त्वरण हो जाएगा t बराबर एक पार्टिकुलर टाइम पर, a इंस्टा लिख देंगे तो t 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, त्वरण मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और t बराबर कितने पर, 3 पर, a इंस्टा, है ना, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, t बराबर 3 पर 3, ये 3 का स्क्वायर -2 मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 -2 मतलब 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात करें किसकी, अब इसमें औसत त्वरण निकालना है, तो औसत त्वरण निकाल लो, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, औसत त्वरण t बराबर 0 पर, तो यहाँ पर देख लो t बराबर 0 पर स्थिति या वेग, है ना, वेग कितना है, वेग v1, वेग कितना हो जाएगा, t 0 रखें तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और t बराबर 3 पर v कितना है, या v2 लिख दें, ठीक है, पहले वेग को हमने लिखा v1, दूसरे के v2, क्योंकि एवरेज स्पीड v2 माइनस v1 ज्ञात करेंगे हम। तो v2 कितना हो जाएगा, 3 रखने पर, 3 रखेंगे यहाँ तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 रखेंगे, 3 दूना 6, 27 में से 6 गया तो 21, है ना। यहाँ पे मान रख दो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, तो v2 कितना है 21 माइनस v1 कितना है 0, t2 कितना है 3 माइनस t1 कितना है 0, तो मतलब 21/3 मतलब 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या निकल गया, औसत त्वरण, ठीक है। तो ऐसे निकालना है, ठीक। किसी पार्टिकुलर टाइम पे यदि हमें त्वरण पूछा है तो पहले यदि वेग का समीकरण है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको, एक बार या v का अवकलन कर देंगे तो हमें निकल जाएगा क्या, त्वरण, ठीक है। जब त्वरण मिल जाएगा तो त्वरण के इक्वेशन पे t की वैल्यू रख देंगे अलग अलग, तो हमें तात्क्षणिक त्वरण निकल जाएगा। और यदि t बराबर 0 पर व t बराबर 3 पर, ये औसत त्वरण यदि t बराबर 0 व t बराबर 3 पर औसत त्वरण पूछ रहा है, t बराबर 0 से t बराबर 3 तक, t बराबर 0 से t बराबर 3 तक, है ना, औसत त्वरण पूछ रहा है, तो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 में मान रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसको उतार लीजिए। अब सेकेंड एक और बताएं, ठीक। अब दूसरा समीकरण है s इक्वल टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, टी क्यूब माइनस 60 स्क्वायर। तो हमें ज्ञात करना है क्या, औसत त्वरण, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है त्वरण, जब त्वरण ज्ञात कीजिए जब वस्तु विरामावस्था में है, जब वस्तु विरामावस्था में है, जब वस्तु विरामावस्था में है। तो जब वस्तु विरामावस्था में होगी, जब वस्तु रेस्ट पर होगी तो वेग कितना होगा, विरामावस्था में वेग कितना होगा, 0, वेलोसिटी कितनी होगी 0। जब कोई बॉडी रेस्ट पर है मतलब वेग कर ही नहीं रहा तो उसका वेग कितना हो जाएगा 0। तो ये कैसा समीकरण है, ये है स्थिति समीकरण या विस्थापन समीकरण है। एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन समीकरण है, या एक्स भी लिखा होता तो वह विस्थापन समीकरण। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इससे पहले वेग का मान निकालेंगे, है ना। तो v इक्वल क्या होगा, ds बाई डी टी, ठीक है। पहले वेग निकालेंगे ds बाई डी टी, ठीक। तो यदि स्थिति समीकरण दिया है या विस्थापन समीकरण दिया है तो उसको डिफरेंशिएट करने पर हमें वेग मिलता है और वेग को डिफरेंशिएट करने पर हमें त्वरण मिलता
है डी बाई डी टी, एस की वैल्यू रखो टी क्यूब माइनस 60², ठीक है। तो अवकलन करो कितना हो जाएगा 3t² माइनस 6 दूना 12t, ये वेग का मान निकल गया। अब क्या निकालेंगे त्वरण, तो त्वरण कैसे निकलेगा dv बाई dt से, ठीक, वेग का अवकलन कर देंगे समय के सापेक्ष तो निकल जाएगा त्वरण। तो ये कितना है d बाई डी टी, v की वैल्यू रखो 3t² माइनस 12t, कितना आ गया 3 दूना 6t माइनस 12, ये क्या निकल गया त्वरण, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, जब वस्तु विरामावस्था में हो तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो वस्तु विरामावस्था में होगी जब, तो क्या होगा उसका त्वरण शून्य होगा, सॉरी, जब वस्तु विरामावस्था में होगी तब उसका वेग शून्य होगा। मतलब वेग वाले इक्वेशन को हम यहां लिख लेते हैं। तो वेग वाला इक्वेशन 3t² माइनस 12t इक्वल वेग कितना, वेग 0। तो यहां से 3t कॉमन होगा दोनों से, तो यहां जाएगा t माइनस यहां से 3 बाहर है तो अंदर बचा 4, 3 चौके 12 और t बाहर है मतलब 4 बस बचा, है ना, कॉमन लेते बनता है, ठीक है। यहाँ से 3 बाहर और t दोनों में दिख रहा है, 3 दोनों में दिख रहा है, 4 3 12 मतलब 4 गुणा 3, 3 बाहर ले लेंगे तो अंदर 4 बचेगा, यहाँ से एक t बचा, यहाँ से केवल 4 बचा, इक्वल 0। तो एक बार 3t इक्वल 0 ले लेते हैं, एक बार ले लेते हैं t माइनस 4 इक्वल 0। तो मतलब यहाँ से t की वैल्यू 0 और यहाँ से t की वैल्यू 4, है ना। तो बॉडी कब रेस्ट पर है, जब समय 0 है, 0 सेकेंड पर बॉडी रेस्ट में है, और 4 सेकेंड पर, जब समय 4 सेकेंड हो रहा है तब बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है। तो जब वस्तु विरामावस्था में तो हमें क्या ज्ञात कर देना है त्वरण। तो t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर त्वरण। अब ये कोई पार्टिकुलर टाइम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंस्टा लिख सकते हैं ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना, तात्क्षणिक त्वरण, क्योंकि t बराबर 0 पर एक पार्टिकुलर टाइम पे, t बराबर 0 पर कितना निकल जाएगा त्वरण, यहाँ पे t का मान 0 रख दो, कितना निकल जाएगा माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और t बराबर 4 पर त्वरण कैसा त्वरण होगा, कैसा त्वरण होगा, तात्क्षणिक त्वरण होगा, t बराबर 4 पर एक्यूरेट टाइम पर, पार्टिकुलर टाइम पर। ए इंस्टा कितना हो जाएगा, 4 रखो तो ए की वैल्यू 6 चौके 24 माइनस 12, 24 माइनस 12 मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इंस्टा, है ना। मतलब जब समय 0 है तब उसका त्वरण कितना है माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब समय 4 है तब उसका त्वरण है कितना 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हुए कुछ सवाल, है ना, जिससे हमने त्वरण निकालना सीखा। अब बात करते हैं, एक बार और थोड़ा सा समझा दें कि हालांकि पिछली वीडियो में हमने बता चुका है, फिर भी एक बार बताए देते हैं क्या चीज़ें होती है। एक स्थिति होता है, इसको कभी कभी हम x भी लिखते हैं, ठीक है, ये इक्वल ऐसे लिख दो, s इक्वल एक्स, क्योंकि किसी बुक में x लिखा होता है, किसी में s लिखा होता है। इसका मतलब होता है क्या, विस्थापन, इसका मतलब होता है विस्थापन, ठीक है। फिर सभी बुकों में तो वेग को भी ही लिखेगा वेग, फिर आता है त्वरण, है ना, ये आता है त्वरण। तो डिस्प्लेसमेंट किसी से आता नहीं, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमें लिखा हुआ होगा, ऐसे इक्वल कोई समीकरण हमें दिया होगा, ठीक, ऐसे। तो इससे या तो हम वेग निकालेंगे। तो देखो विस्थापन फर्स्ट स्टेप पे है या फर्स्ट नंबर पे, वेलोसिटी सेकंड पे और एक्सेलरेशन थर्ड पे। विस्थापन फर्स्ट पे, वेग सेकंड पे और त्वरण थर्ड पे। तो मतलब s दिया है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब हम लिखेंगे ds बाई dt, है ना। इस स्थिति का हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा वेग, हमें क्या मिलेगा, वेग। वेग मिल गया तो त्वरण कब मिलेगा, जब वेग का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dv बाई dt लिखेंगे तो हमें मिलेगा त्वरण, है ना। जैसे अभी हमने इसके पिछले वाला सवाल लगाया, जस्ट इसके पीछे वाला, तो उसमें हमें s दिया हुआ था और यहां से हमें निकालना था क्या, त्वरण। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले s दिया है तो इसका ds बाई dt निकाल लो, है ना। तो ये निकल जाएगा वेग, और जब वेग की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी तो dv बाई dt, जब इस वेग की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दो तो हमें मिल जाएगा a एक्सेलरेशन, त्वरण मिल जाएगा, ठीक है। तो बात समझ आई, है ना। डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें वेग मिलता है, और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें त्वरण मिलता है,
है ना, और स्थिति समीकरण हमें दिया होगा क्योंकि हमें अवकलन करना है। यदि हमें अब a से s लाना है या v से s लाना है तो फिर समाकलन करेंगे, जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं। हमें या तो s दिया होगा तो हम v a निकाल सकते हैं, या तो v दिया होगा तो हम a निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आज ये त्वरण का चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है।